कांग्रेस को भी अब भारतीय जनता पार्टी के जीएसटी के खिलाफ मैदान में आना ही पड़ा। सोचने वाली बात यह है कि जीएसटी को लागू हुए 18 दिन बीत गए, पर कांग्रेस को 18 दिन बाद ही क्यों याद आया। अभी तक आम जनता ही अपनी आवाज जीएसटी के खिलाफ उठा रही थी या व्यापारी उठा रहे थे, पर अब इस मौके को कांग्रेस अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती और जीएसटी के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय मकवाना ने दिल्ली के छोटे व्यापारियों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जीएसटी को आम जनता और व्यापारी के लिए बहुत ही नुकसान वाला बताया है। अजय मकवाना ने कहा है कि अत्याचार हम नहीं होने देंगे आम जनता पर, चाहे इसके लिए कांग्रेस को सड़कों पर क्यों न उतरना पड़े। और कांग्रेस के साथियों के साथ में व्यापारी संगठनों के भी बहुत सारे संगठनों ने हिस्सा लिया है और हमारी मांग है कि जीएसटी के जो वर्तमान स्वरूप की जीएसटी है ये गरीब मध्यम वर्गीय व्यापारियों को ही केवल नुकसान नहीं पहुंचा रही बल्कि साधारण जनता को महंगाई के रूप में भी नुकसान पहुंचा रही है। ये छोटे उद्यमियों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत नुकसान है और ये सारे के सारे बंद होने के कगार पे। इसी की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है और जीएसटी के इस स्वरूप को हटाना ही पड़ेगा, ये हमारी मांग है। कांग्रेस की इस तरह के जीएसटी लेके अलग है, वो वाला जीएसटी देखिए, कांग्रेस की जीएसटी और इस जीएसटी में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस की जीएसटी ने 14% की हम बात करते थे आउटर लिमिट और उसके अंदर बहुत सारी चीजों में 0% यानी एक्सेप्टेड की हम बात करते थे। कहीं पे भी 5 स्लैब जिस तरीके से अभी करे गए हैं वो नहीं होना था। उसके अलावा हर महीने 3 रिटर्न देने की बात करी गई है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमेशा कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है। 2 करोड़ रुपया सालाना प्रोडक्शन की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसमें आते थे, अब इन्होंने घटा करके 50 लाख कर दिया है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सीधे के सीधे इसके चपेट में आ जाएंगे। इसके अलावा हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजों के ऊपर कांग्रेस कभी भी टैक्स नहीं लगाती रही है। इन्होंने उन तीनों चीजों और तीनों से संबंधित चीजों के ऊपर टैक्स लगा करके साधारण जनता के ऊपर प्रेशर डाला है, उनके ऊपर असर पड़ेगा और ये इन सब चीजों की वजह से कांग्रेस जो जीएसटी की बात करती थी और अब उसमें जमीन आसमान का फर्क क्या लग रहा है कि नीति है। इसके बाद में हम जिला, असेंबली और ब्लॉक स्तर के ऊपर हम लोग इस मुहिम को लेकर के जाएंगे और दिल्ली की जनता के बीच में इसको लेकर के जाएंगे। जीएसटी का और कम से कम कांग्रेस जिस तरीके का जीएसटी चाहती थी उस तरीके का जीएसटी होना चाहिए। दिल्ली से सर्च स्टोरी के लिए राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मिट्टी गोविंदराम पब्लिक विद्यालय में संस्था प्रमुख के मार्गदर्शन में परम सिद्ध भाऊ जी के पावन सानिध्य में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों हेतु अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्ति हेतु अभिप्रेतात्मक सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में नवीन परिवर्तन, परीक्षा प्रणाली के साथ सामान्य तथा अकादमिक उत्कृष्टता संदर्भ मूलभूत तथ्यों से अवगत कराना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, मां भारती एवं ब्रह्मलीन संत श्री हृदयराम जी साहिब के छाया चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन एवं मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में संस्था प्रमुख परम सिद्ध भाऊ, प्राचार्य डॉक्टर अजय कांत शर्मा, कोऑर्डिनेटर देवेंद्र शर्मा, शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। हाट पिपरिया बस स्टैंड पर पुलिया की रेलिंग लगभग 2 साल पहले बारिश में बह गई, जिसको आज तक लगाने की सुध लोक निर्माण विभाग ने नहीं ली। जब पुलिया बना था तब रेलिंग के ऊपर से ही चिपका दिया गया था। ड्रिल से खोदकर छोटे छोटे छेद किए गए थे, जिसके कारण कच्चा निर्माण थोड़े ही बहाव में उखड़ गया था। इस खाली रेलिंग वाले पुल से वाहनों का नीचे गिरने का डर हमेशा सताता रहता है। बुधवार सुबह सुनील माली का सब्जी का ठेला लुढ़क कर पुलिया से नीचे गिर गया, जिससे कि सब्जी बेचने वाले की सारी सब्जी नीचे पुलिया में गिर गई। प्रत्यक्षियों का कहना है कि आज तो सब्जी गिरी है, लेकिन भविष्य में कोई भी वाहन रात में अंधेरे में या ठंड के कोहरे में पुलिया से नीचे गिर सकता है और गंभीर जनहानि हो सकती है। लोगों ने लोक निर्माण विभाग से पुलिया अति शीघ्र बनाने की मांग की है। देवास हाट पिपरिया से करीम खान की रिपोर्ट। पवई थाना अंतर्गत बनियारमाड़ा चौपाल के पास मिट्टी की झोपड़ी धंसने से 4 मजदूर मिट्टी के नीचे मलबे की चपेट में आ गए, जिनमें से 3 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर अभी गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती है। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनील चौधरी, सुनील बेड़िया, रामकिशोर बेड़िया ग्राम हरदुआ सानी थाना क्षेत्र अमदरा जिला सतना के रहने वाले थे, जो कि बनियामार चौपार में ठेकेदार की पत्थर की खदान में काम करते थे और खदान से कुछ ही दूरी पर रहने के लिए मिट्टी की और पत्थर की झोपड़ी बनाए हुए थे। गत दिवस बीती रात्रि को तेज बारिश होने से मिट्टी की दीवार ढह गई, जिसके मलबे में सो रहे 4 मजदूर दब गए, जिससे मौके पर 3 की मौत हो गई और जबकि एक मजदूर संतोष चौधरी किसी तरह मलबे से निकलने में कामयाब रहा, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सुनील चौधरी है, एक उसका भाई है, एक राम कुमार है बेड़िया, ये तीनों की टोलियाँ अस्पताल में आ गई। तो उन्होंने बताया कि रात में बारिश नहीं होने के कारण और उनकी जो दीवार थी जिस मकान में वो रहते थे, तो उस दीवार पे पानी गिरते रहने के कारण दीवार गिरने से एक घटना है, मान लो आज 5 या 6 के बीच सुबह। हाँ, क्या हुआ था? अब दीवार गिर गई, इसके बाद में दबे रहे हम लोग। दबे में मान लो मैं जब कस के निकला कलमोर ककार के पथरा ढोंसा अपने मेरी भी चोट लगी कर पाए, यहाँ भी दबा थमाए, मेरा मुंडी दबी थी, निकल नहीं पा रहा था वहाँ से। आप भी सो रहे थे उसी में? मैं भी सो रहा था। मगर कितने लोग सो रहे थे? 4 लोग। 4 लोग में आपके रिश्तेदार था कोई? रिश्तेदार नहीं, मेरा भाई, एक सगा भाई मान लो कैसा लड़का है मेरा। अच्छा, महिला चाहता था। तो कितने लोगों की मौत हो गई? उसमें भाई 3 लोगों। कौन सी जगह घटना किसकी खदान है? चौपरा और गंदरा खदान, मान लो कि 3 पार्टनर आगे पप्पू पाड़े बबलू आजा। हाँ, और तीसरा खदान नंबर 2 की एक की है। हम तो जाए थे कहते हैं भाई। अच्छा, वो दीवार कितनी ऊंची थी? वो दीवार कम से कम 6 फुट करीब। अच्छा, जहाँ घटना घटी है वो गांव है या फिर? वो सब गांव थोड़ी दूर है, हम दूर है, थोड़ी दूर रह रहे हैं। तो गांव वालों को जानकारी, जो आसपास गांव है, उन्हें जानकारी नहीं लगी इसकी? जानकारी लगी, मैं गया ना सर वहाँ, जब मैं उठा तो एक जने को भिड़ाया। सर्च स्टोरी के लिए मनीष गौतम की। बुरहानपुर जिले से लगभग 130 यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए थे। अमरनाथ यात्रियों में यात्रा के दौरान आप बीती मीडिया को बताई, जो कर्फ्यू के दौरान पहले 3 दिन अंतानाग में फंसे थे। 2 दिन बाद दर्शन कर लौटे तो आतंकी हमले से फिर माहौल बिगड़ गया, जिस कारण एक रात फिर रुकना पड़ा। अगले दिन निकले तो शाम को अंतानगर से पहले तंबुओं में रात गुजारी। अगले दिन फिर यात्रा शुरू की। मिलिट्री बसों के आगे पीछे साथ थी। संवेदनशील क्षेत्र तक मिलिट्री हमारे साथ रही। वैष्णो देवी अमृतसर गुरुद्वारा में दर्शन किए और सकुशल लौटे। बस मैं तो मतलब 10 साल से जो जा रहा हूँ, जो मतलब हर साल चलता है वहाँ कर्फ्यू, ये लड़ाई झगड़े, ये हम चाहते हैं कि बस बंद हो जाए लड़ाई झगड़े, जो भी आतंकवादी है पूरे मतलब। और वहाँ रहने की मतलब हमारी व्यवस्था नहीं हुई थी। जो मिलिट्री है उन्हीं कारण हम रुक पाए थे। और रहने के लिए मतलब जो 70-80 रुपये उसने किराया लिया था गद्दे का, वो भी मतलब सोने में आता नहीं है, उसका ही मतलब बहुत ज़्यादा लूट रहे थे वो वहाँ के रहवासी। जैसे आप बताया कि जैसे फायरिंग आई हुई थी और बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियाँ हुई थी, तब आपने क्या महसूस किया था? ये हम निकल गए थे, मतलब जहाँ हम रुके थे मीर बाजार में, ये वही हुई थी फायरिंग। बस हम इतना था कि सवेरे निकले थे और ये फायरिंग शाम में हुई थी वहाँ 8:20 के लगभग में। चेतन शाह। और हम अमरनाथ सेवा समिति से जुड़े हुए व्यक्ति है, मतलब कार्यकर्ता है। पिछले विगत 20 वर्षों से इस समिति से जुड़े हैं। इस साल मेरे स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं नहीं जा पाया, लेकिन बच्चों जो हमारी समिति के लोग गए थे, मेंबर्स थे, उनके साथ बुरहानपुर जिले से 130 लोग गए थे अमरनाथ। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर्वप्रथम तो वहाँ का वो बुरहानुद्दीन जो मरे थे, उनकी बरसी के दिन बच्चे वहीं कर्फ्यू में 2 दिन अटके रहे। बहुत कठिनाइयाँ झेलना पड़ी, ना खाना ना सोने का मिला। वो तो भारतवर्ष की मिलिट्री जो है उनके सहयोग से ये लोग कर्फ्यू में से निकले और भोलेनाथ बाबा के दर्शन करके सकुशल लौट आए। मेरा ये मोदी से और जो अपने वहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान से एक ही निवेदन है कि ये जो अमरनाथ की यात्रा है, इसको आने वाले वर्षों में बहुत सुचारू रूप से की जाए कि किसी प्रकार की यात्रा को कठिनाई नहीं हो। इस साल ये माहौल हो गया कि 50% लोग अमरनाथ जाने से रुक गए माहौल को देखकर।
तो ये कब तक के माहौल शांत होगा, कैसे सुधरेगा, ये मोदी जी ने विचार विमर्श करके इसको अच्छे तरीके से किया जाए। कृष्णदास भगत, बच्चू भाई। बुरहानपुर से सर्च स्टोरी के लिए सोनू सोहेल की रिपोर्ट। महोबा जिला अस्पताल में पिछले 10 वर्षों से संविदा में काम कर रहे स्टाफ नर्स, स्वीपर, वार्ड बॉय तकरीबन 88 कर्मचारियों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिला है। अवनी परिधि संस्था द्वारा इन कर्मचारियों को संविदा में रखा गया था, मगर इन कर्मचारियों के साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। मजबूरन ये कर्मचारी पिछले 2 दिनों से काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे थे, लेकिन आज उन्हें जबरन घरों से बुलाकर काम करवाने की चेतावनी अस्पताल के अधिकारियों ने दे दी। यही नहीं, विरोध प्रदर्शन खत्म न करने पर मुकदमा लिखवाए जाने की धमकी भी दी गई। ऐसे में संविदा कर्मचारी आक्रोशित हो गए और जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। कर्मचारियों द्वारा हंगामा किए जाने की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और कर्मचारियों को समझाया बुझाया। अपने वेतन की मांग को लेकर संविदा कर्मचारी तहसील दिवस पर पहुंचे और एडीएम अजय कुमार को ज्ञापन दिया। पूरे मामले में एडीएम ने संविदा कर्मचारियों से कहा है जिला अस्पताल परिषद की तरह काम किया जाए और हम पूरी मदद करेंगे, जबकि कर्मचारियों ने कहा है कि हम लोग बाहरी जनपदों से आकर यहाँ काम कर रहे हैं। माहवार वेतन न मिलने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कई कर्मचारियों को मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया है। हम पूरी तरह हताश हो चुके हैं। स्टाफ नर्स हैं, हम सभी स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, स्वीपर सभी हैं अमनी पर्दी से। आज हम बहुत ही शांतिपूर्वक कार्य कर रहे थे। कल हमने काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। हमारा कल का था 19 तारीख का कि हम कार्य बहिष्कार करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, लेकिन आज इन्होंने हमें घर से बुलवाकर हम लोग को बोला कि हम तुम्हें निकाल देंगे, हमारे खिलाफ FIR होगी। तब हम लोग ने काम छोड़ा। जब हमारे खिलाफ FIR होनी, जब हमें निकलना है तो कल क्या आज करते। किसने कहा ये FIR? हमारे चीफ फार्मासिस्ट। जी नहीं, चीफ फार्मासिस्ट है हमारे। राणा सर बोला आप अपनी पर्दी से बात करिए पेमेंट के लिए, हम कुछ नहीं जानते, आप काम करिए। राणा सर मतलब 1.5 साल से वर्क कर रहे हैं और 6 माह से वेतन नहीं दिया गया, जिसके एवज में हम कई बार शासन को बता चुके हैं, लेकिन इस शासन के पास गुहार लगाने का कोई फायदा नहीं होता। आज हमें धमकी दी गई है कि आप लोगों को यहाँ से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, काम जिस तरह से करते हो करते रहो। तो हमने कहा सर काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम वेतन का तो आश्वासन दीजिए, हमारी वेतन कब मिलेगी। तो उनका ये कहना था वेतन का हमें कोई पता नहीं, आप जाइए और अपना काम करिए, और वेतन के लिए आप जहाँ लखनऊ से एजेंसी के माध्यम से वहाँ से बात करिए। तो हमने जब एजेंसी वाले को फोन लगाया, उसने कहा मैं वेतन के लिए कुछ नहीं कर सकता, जब ये लोग यहाँ से मेरे खाते में पैसा नहीं डालते मैं आपकी एजेंसी वेतन कहाँ से दे दूँ। कितने महीने से कितने लोगों को वेतन नहीं मिला? 88 लोगों को 6 महीने से, किसी का 8 महीने, 5 माह से, किसी का 6 माह से, किसी का 8 माह से, इस तरह से वेतन वितरण नहीं हुआ है। करीबन 88 लोग हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, पूरा महोबा जिला अस्पताल चला रहे हैं। हम लोग यहाँ पर अवनी पर्दी प्राइवेट कम्युनिकेशन के तहत यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी 1 अप्रैल 2016 को, जो कि आज भी यहाँ हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमने कभी कोई चीज का बहिष्कार नहीं किया, सारे कार्य इस अस्पताल को अपना समझ के कार्य किया है। लेकिन आज इस अस्पताल के कर्मचारियों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हमें बता दिया कि हम एक आउटसोर्सिंग एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से लगे हुए हैं। हमारे सारे कार्य यहाँ पर जो होते थे एक परिवार की तरह सीमित तरह करे हम लोगों ने, लेकिन आज यहाँ के अधिकारी, आला अधिकारी हमें एक मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने पर उतारू हैं। उनका ये कहना है कि आप तो निकल जाइए। हमने कहा मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे, बोले कहीं भी गुहार लगाइए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उनकी ये धमकी है। हम लोगों के घर आर्थिक स्थिति इस बुरी तरह से हो चुकी है कि घर के चूल्हे तक नहीं जलना बंद हो गए हैं, खाने को मोहताज है। मकान मालिकों ने हमें कमरों से बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर हम लोग बाहर, कोई झांसी से, कोई बांदा से, कोई कानपुर से यहाँ जॉब कर रहा है, मकान मालिक ने निकाल के बाहर कर दिया है। बोले जाइए, अब हम अस्पताल में रह नहीं सकते, जिस अस्पताल में वर्क कर रहे हैं और वहाँ तनख्वाह पा नहीं सकते, तो जाए कहाँ। अपनी परिधि द्वारा जो आउटसोर्सिंग हमारी सेवा है उसके द्वारा रखे गए हैं, और उनका गवर्नमेंट का टाई अप हुआ था 3 साल के लिए, और बीच में उनका कुछ केस चला है। तो शायद कुछ कंपनी किस तरीके से क्या हुआ है आई डोंट नो, इतना हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है इनको 8-10 महीने से वेतन नहीं मिला, 6 महीने से वेतन नहीं मिला हुआ है। तो अभी कोई इनकी वार्ता चल रही है। परसों हमने AD साहब को, सेक्रेटरी से, उनको भी समस्या से अवगत, हम चाहते हैं इनका काम हो जाए तो हो जाए,
हमको क्या, हमको तो नियम का चीफ साहब धमकाने वाले कौन होते हैं? क्या आश्वासन दिया गया, मतलब डीएम के यहाँ आपके द्वारा कुछ आश्वासन दिए गए? नहीं, हम तो अपनी इनकी समस्या, अब मैंने आपको बताया सैटरडे को हमने की, हमारे अपने जैसे के हैं स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य, उनसे बात करा दी, उन्होंने इनकी सारी समस्याएं लिखी, लिख करके वो ले गए। उन्होंने यही बताया कि हम अपनी बात करके आपको बताते हैं। अब उनकी क्या बात हुई वो हमको पता नहीं चल पाया, बात करके हम उनसे अवगत कराने आपको बता। चले गए तो चले जाने दो, वो काम नहीं कर रहे तो मतलब फर्क पड़ा है। ऐसा है, जब इतने आप ही जानते इतने आदमी हैं, थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही आएगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल अब काम छोड़ के भाग गया। लेकिन परमानेंट अभी किसी ने हमसे अभी बात नहीं की कि मैं डीएम के जा रहा हूँ। हमें बताएं तब मैं बताऊं, अभी हमको नहीं बताया कि मैं डीएम के जा रहा हूँ या मैं हड़ताल पे जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। महोबा से सर्च स्टोरी के लिए इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। प्रदेश में नगर पालिका चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं को, खासकर नवयुवा मतदाताओं को लेकर जागरूक करने के साथ ही पालिका या पंचायत द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लेखा जोखा मांगने संबंधित जानकारियों को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन वीर भूमि डिग्री कॉलेज में किया गया। गोष्ठी में यूपी इलेक्शन वॉच के अनिल शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने हमारा पालिका अध्यक्ष कैसा और विषय पर छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान हर वार्ड में एक मांग पत्र तैयार करे और इस पर प्रत्याशियों से सहमति ले। मतदाताओं को इस बात का अधिकार है कि उसके पालिका अध्यक्ष द्वारा कितना बजट किस मद में खर्च किया गया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गोष्ठी में डिग्री कॉलेज के प्राचार्य उमा शंकर त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार इसरार पठान ने भी संबोधित किया। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो पूरे देश में चुनाव सुधार के लिए काम करता है, उसी के तहत आज यहाँ पे वीरभूम राजकीय महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें युवा संवाद की बात है। तो ये मेन चीज ये है कि इस समय लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हो गए, अब सामने अक्टूबर या नवंबर में नगर पालिका के चुनाव में, तो हम लोगों को ये एजुकेट कर रहे हैं कि वो जो अपने यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए थे, ये रहे हैं अभी तक यहाँ हैं, और जो नगर पंचायतों के अध्यक्ष हैं, उनसे अपने अपने वार्डों के माध्यम से अपने अपने उसमें मांग पत्र बना के एक मांग ये रखें कि आप हमें ये बताइए कि 5 साल आपको जो बजट मिला है उसको आपने किस किस विकास उसमें किया। ये बात जनता और मतदाताओं को जानने का हक है, इसलिए आप हमें बताइए कि 5 साल आपने क्या किया है, जो पैसा बजट मिला और किसने किया। दूसरी, हमें ये भी जानकारी दीजिए कि जो बोर्ड की बैठकें होती हैं, प्रत्येक बैठक में सभासद को एक बैठक का कितना रुपया मिलता है और नगर पालिका अध्यक्ष को क्या मिलता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं पालिका अध्यक्ष के और नगर पंचायत अध्यक्ष के। क्योंकि जब हम पारदर्शिता लाएंगे तब मतदाता को पता चलेगा कि हमने जिन्हें वोट दिया है वो करते हैं। बाय द वे, अगर नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पंचायत अध्यक्ष ब्यौरा नहीं देते हैं तो मैंने अपील की है अपने सभी वार्डों के लोगों से और अपने कार्यकर्ताओं से भी कि वे आरटीआई का करके और ये लें और प्रेस के माध्यम से जनता को बताएं कि 5 साल में क्या आया था, क्योंकि हमारा मूल मकसद ये है मतदाताओं को एजुकेट करना अच्छे लोकतंत्र के लिए। थैंक यू। महोबा से सर्च स्टोरी के लिए इसरार कुरैशी की रिपोर्ट। बलिया जनपद में सत्ता परिवर्तन के बावजूद अपराधियों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। रसाल कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने बैंक प्रबंधक को सरेराह गोली मार दी, जिससे क्षेत्र में खौफ का माहौल बना हुआ है। रसाल पुलिस को अभी तक अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल नहीं हुई है और इससे प्रशासन के लाचार व्यवस्था का पता चलता है। इस लाचार व्यवस्था के चलते अपराधियों का हौसला इतना बुलंद होता जा रहा है। रसाल पुलिस व जिला प्रशासन अब नींद से जागेगी, ये देखना होगा। जी, ये मैं बैंक से ड्यूटी करके वापस लौट रहा था। किस बैंक से? बैंक ऑफ इंडिया लट्टूडी से। अच्छा, है ना, प्रधानपुर होते हुए इधर से आता हूँ मैं रोड। तो अभी रसड़ा क्रॉसिंग से जब मैं 2-2.5 किलोमीटर आगे गया था तो अचानक से मतलब 1-2 मिनट के बीच में ही वो लोग मेरे पास आए। बहुत तेज बाइक से थे, मुझे लगा ओवरटेक करेंगे तो मैं स्लो हो गया थोड़ा, है ना, मतलब 50 की स्पीड पर था मैं। तो अचानक से मतलब फायर शॉट जो होता है, फट से ऐसे आवाज हुई। तो और फिर वो लोग आगे चले गए तेजी से गाड़ी चलाते हुए। तो लगता है जैसे तो होता है ना, गाड़ी हिल गई
मैं साइड में हुआ थोड़ा, फिर ऐसे लगा करके हाथ और देखा अपना हेडलाइट की रोशनी में हाथ आगे करके, तो देखा खून बह रहा है, तो मुझे अंदेशा हुआ गोली लगी है, तो मैं वहां से वापस हो गया, वापस यहाँ रसड़ा। कैमरामैन पिंटू सिंह के साथ सर्च स्टोरी के लिए मोमचाद अहमद की रिपोर्ट। शाजापुर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक किसान के खेत में बम फटने से किसान घायल हो गया। घायल होने पर किसान को पास के अस्पताल लाया गया, जहां उसको इलाज के बाद घर भेज दिया गया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम को खेत में 3 और बम मिले हैं, जिन्हें कब्जे में लेकर बरेली के एक्सपर्ट टीम को बुलाकर जांच कराई जा रही है। ये पूरी घटना शाजापुर के थाना पुरवार के चोरेसा गांव की है, जहां सुबह किसान धान के खेतों में पड़वार चला रहा था, तभी बम धमाके के साथ फटा और किसान के हाथों को घायल कर दिया। धमाका होने से आसपास के खेतों की भीड़ जमा हो गई। तुरंत ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। खेत में जांच करने पर 3 और बम मिले हैं, उन्हें कब्जे में लेकर बरेली एक्सपर्ट टीम को बुलाकर जांच कराई जा रही है। फिलहाल बम मिलने से इलाके में दहशत है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ, पूरी घटना बताओ। पूरी घटना जो है, जैसे हम मेड़ छांट रहे थे, उसके बाद में जब काफी मेड़ छांट चुके थे, उससे पहले जब आए नजदीक तो हमारे पास पानी के अंदर कुछ दिखा ही नहीं। उसके अंदर जो फावड़ा हमने मारा घास पे, तो एकदम जैसे बम ब्लास्ट हुआ, उससे हम बार बार बच गए। हमारे हाथ में काफी चोट आई है और एक लड़का और है, उसके भी आई है। किसके खेत में काम कर रहे थे? बख्शी सिंह। कितनी चोट लगी है तुम्हारे? यही हाथ में चोट है और थोड़ी बहुत चोट पैर में लगी हुई है। कितनी जोर से धमाका हुआ? बहुत तेज से धमाका हुआ इसका। कोई मौके पे पहुंचा बाद में? हाँ, बाद में काफी लोग थे वहाँ पे। आसपास लोगों से सुना होगा। हाँ, लेबर भी चल रही थी। ग्रेनेड की बात बिल्कुल निराधार है। ये देसी सुजली बम है, उस तरह का एक बम था। एक किसान था जो अपने खेत में फावड़े से गुड़ाई कर रहा था, फावड़ा उसका उसमें टच हो गया तो जिसमें वो फट गया। उसके हाथ में जरा सी मामूली सी चोट आई हुई है। बाकी जो वहाँ पर 3 बम थे वो पानी में पड़े हुए थे, उनको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। किसी तरह का कोई और हताहत नहीं है। ये जानकारी में आ रहा है कि ये बम जो है कहीं दूसरी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए नहीं, बिल्कुल निराधार बात है। प्रथम दृष्टया ये जो जंगली जानवरों को भगाने के काम आते हैं, उस तरह का ये बम था। फिर भी इसका परीक्षण हर स्तर से कराया जा रहा है और बाद परीक्षण अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पूरी जांच की जा रही है। सर, जो व्यक्ति घायल हुआ है। शाजापुर से सर्च स्टोरी के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। कुशीनगर के कसारा में दरअसल अफवाह उड़ी थी कि जानकी शिव मंदिर में स्थापित नंदी दूध पी रहे हैं। देखते ही देखते हर गली हर मोहल्ले से अफवाह आग की तरह फैल गई और लोगों का हुजूम कोटरिया में दूध और चम्मच लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पर पहुंचे लोगों ने सबसे पहले नंदी की मूर्ति को दूध पिलाने के लिए दूसरे से अगले निकलने की होड़ लगे हुए थे। ये नज़ारा देख शाम को अगले दिन की सुबह तक देखने को मिला। नंदी के दूध पीने की अफवाह कहां से शुरू हुई ये तो नहीं पता, लेकिन कसाया के जानकी मंदिर में पुजारी ने लोगों को बताया कि शिव मंदिर के मंदिर में नंदी की मूर्ति दूध पी रही है। इसके बाद ही वह भक्तों का तांता लगने लगा। लोगों का हुजूम दावा करने लगा कि उनके हाथ से नंदी की मूर्ति ने दूध पिया है। उन्होंने इस पर हाथ जोड़ते हुए अचरज भी जताया। वहीं मोहल्ले में शिव मंदिर में नंदी को दूध पिलाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इससे मंदिर के आसपास जाम लग गया। हालात ये थे कि इतनी गर्मी के बावजूद लोग मंदिर की ओर जाते दिखे। कल शाम को 4 बजे से कुछ बच्चे आया कि नंदी में भगवान जो दूध पी रहे हैं। 4 बजे से ट्राई करके देखा गया, उन्होंने फटाफट दूध पीते एक के बाद एक शुरुआत हुआ। नीचे बहुत लोग तौली लगा कर देखा, कुछ लोग रुई की पुआल बंडल ले आकर भी ट्राई किया, कुछ लोग प्लेट लगा कर ट्राई किया, लेकिन सबके सफलता मिला और रात्रि 10:30 बजे तक बिल्कुल एक लगातार चलता गया। चम्मच से कटोरा से जिसको जैसे अपना आया समझ उसी हिसाब से सबने पिलाया। कुछ लोग पानी ही पिलाया, जिसको दूध उपलब्ध हो नहीं पाया पानी से भी पानी पिलाया। भक्तों में क्या उत्साह है इसको लेकर? अरे बहुत ज़्यादा उत्साह है कि उन लोग के अंदर में सारा पब्लिक उमड़ पड़ा पूरा फील्ड में। महिला, बच्चे, पुरुष या विद्वान पुरुष व्यक्ति सभी लोग यहाँ आए
और कुछ लोग जैसे तर्क उठाने वाले उन लोग भी ट्राई करके देख लिया, उसमें भी सफलता ही मिला। अंतिम हाथ का एक करिश्मा ही है। दूध के अलावा भी कुछ और भी? दूध जल, दूध और जल, दूध और जल, बाकी और कोई चीज़ नहीं। ये पहली बार इस मंदिर पे ऐसा हुआ? हाँ, पहली बार। कैसा चमत्कार? यही चमत्कार हुआ कि कल रुद्राभिषेक होने के बाद इनका मंदिर साफ किया गया। तो उस मंदिर साफ करने के बाद एक लड़की जो यहाँ सेवा करती है, उनके पास फ़ोन आया कि मतलब नंदी भगवान दूध पी रहे हैं। तो आकर पानी दूध पिलाई हूँ तो दूध पी गए। उसके बाद से महाराज जी दूध पिलाए, तब से तांता लगा रहा तो सब लोग दूध पिलाते गए। उसके बाद हम भी आए तो 5 चम्मच दूध पिलाए। दूध के अलावा और कुछ भी पी रहे हैं? और कुछ पानी जल भी पिए थे। जल भी पी रहे हैं? हाँ, जल भी पिए। चमत्कार तो बहुत बड़ा हुआ, पहली बार तो ऐसा सुनने में आया इस मंदिर में। हम लोग तो प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से देख रहे हैं, पूजन भी बैठ के वहीं पे करते हैं। हम लोग कभी नहीं ऐसा हुआ। कैसा चमत्कार मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है? ऐसे कटोरे से बिल्कुल उनको जो है हिला रहे हैं और एक बूंद भी नहीं। कटोरे से कैसे संभव गिरने का? ये तो नहीं दिख रहा हम लोग। आपने पिलाया दूध अभी? हाँ, हम तो पिलाए, पानी भी पिलाए हम लोग, जल भी। ये कल से दूध पी रहे हैं? कल से लगातार। आज भी पी रहे हैं? कल 4 बजे से 10 बजे तक लगातार। कुशीनगर से सर्च स्टोरी के लिए शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली के कराला गांव से कावड़ लेकर हरिद्वार जा रहे कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गंगा नहर में पलट गई, जिससे कावड़ियों में हाहाकार मच गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, ट्रैक्टर ट्रॉली में 38 कांवड़िए सवार थे, जिसमें एक कांवड़िए की मौत हो गई और अभी तक 2 कांवड़िए लापता हैं। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम कांवड़ियों को बचाने में लगी हुई है। यह भयंकर हादसा मड़वाली थाना क्षेत्र के मुलालावाली इलाके में हुआ है। जनपद बरेली से 37-38 श्रद्धालु हरिद्वार जा रहे थे कांवड़ यात्रा में और करीब सुबह 8:30 बजे इनकी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टाटा एस गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने से इनकी गाड़ी ट्रैक्टर असंतुलित हो गया और इस गंगा नहर में पलट गया। तो अधिकांश लोग उसमें से तैरने जानते थे तो वो अपने आप बाहर आ गए हैं, लेकिन 2 आदमी इसमें मिसिंग बताए जा रहे हैं। अभी उनका पता नहीं चल रहा है। हमने प्रशासन ने हरिद्वार से गोताखोर बुला लिए हैं 4 आदमी और इसमें सर्च ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया है। पानी भी इस नहर का रुकवा दिया गया है। एक डेड बॉडी यहाँ पे मिली है और 8 आदमी इसमें से घायल थे जिन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। एक आदमी की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। 3 आदमियों की स्थिति थोड़ा सा गंभीर है जिन्हें जनपद अस्पताल में रेफर किया गया है। अच्छा सर, कितने की मृत्यु हो चुकी है अब तक? केवल 2 आदमियों की मृत्यु अभी होना। और घायल कितने हैं सर? 2 आदमी। ठीक होगा। बिजनौर से सर्च स्टोरी के लिए फैजल खान की रिपोर्ट। गाजीपुर के राइफल क्लब में चल रहे तहसील दिवस के मौके पर लेखापालों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान लेखापालों ने एडीएम मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। एडीएम को हटाने की मांग को लेकर राइफल क्लब के तहसीलदार तहसील दिवस पर एसडीएम सदर लोगों के काम का निरसन और सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान जिले के तमाम लेखापालों ने एडीएम को घेराव करते हुए आरोप लगाया है कि लेखापाल ने उनके साथी नसीर अहमद को फोन धमकी देने के बाद लेखापाल साथी नसीम अहमद का निधन हो गया और सदर एडीएम के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। लेखापालों ने चेतावनी देते हुए उनको हटाने की मांग की है। लेखापालों ने सदर एडीएम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एडीएम के तानाशाह रवैये के चलते नसीर अहमद की मौत हुई है तथा हम एडीएम के साथ काम नहीं कर सकते। कि नसीम लेखपाल जिसका तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रहा है, बड़ी जीर्ण स्थिति में थे और एसडीएम साहब के द्वारा रात में फ़ोन करके उन पर दबाव बनाया गया और तहसील में उनकी सर्विस बुक मंगाई गई। कहा गया कि इसको टर्मिनेट करो, सस्पेंड करो। यह बात टेलीफोन के द्वारा एसडीएम साहब के द्वारा उनको भी बताया गया, जिसके चलते उन्हें सदमा लगा और सदमे के चलते उनका देहावसान हो गया। इसके चलते लेखपाल भाइयों में आक्रोश है। क्या आप लोग की मांग है? मांग यह है कि इस उप जिलाधिकारी के देख रेख में हम लोग तहसील में कार्य नहीं करेंगे और हमारी मांग ये होगी कि ये जिले के बाहर जाए, क्योंकि जिले में किसी भी तहसील में जाएंगे इसी तरह की गतिविधि करेंगे और सरकारी कार्य बाधित होगा, लेखपालों में असंतोष होगा। परिस्थिति
प्रशासन बाध्य करेगी तो आंदोलन भी खड़ा करना पड़ेगा, इसलिए इनको जिले से बाहर जाना चाहिए। मतलब क्या ये माना जाए कि इनकी धमकी की वजह से उनकी मौत? हाँ, एकदम ऐसा ही माना जा रहा है, क्योंकि इनके बात होने के कुछ देर बाद उनका देहावसान हो गया है। आक्रोश यही है कि नसीम अहमद पर कल जो है हार्ट टॉकिंग किए, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। कौन हार्ट टॉकिंग किया? एजीएम सदर। क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे इस था IGRS का संदर्भ बाकी होना, और जो काम बाकी था उस पर इन्होंने दबाव बनाया, और उनकी तबीयत सीरियस थी। इनको बतलाया भी गया एजीएम साहब को कि इनकी तबीयत खराब है सर, उनका काम रमेश करते हैं, लेकिन फिर भी जो है एजीएम साहब कल टेलीफोन करके हार्ट टॉकिंग किए, जिससे उनकी डेथ हो गई। क्या माना जाए, मतलब कि इनकी वजह से? इनकी वजह से सुसाइड या हत्या, क्या मानेंगे आप? इनकी वजह से उसको आत्मघात लगा, वो मर गया। क्या आप लोग की मांगे हैं अब? मेरी मांगे अब यह है कि मैं तय करूंगा कि ये कैसे मानते हैं वैसे इनको मनवाएंगे। इनको अगर ये ठीक नहीं रहा है तो इनको जनपद में नहीं रहने देंगे। इनकी रवैया ठीक नहीं है लेखपालों के प्रति। ये हमेशा लेखपालों से हार्ट टॉकिंग करते हैं। चरित पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि देना होता है तो लाके हैंड राइटिंग से लिख देते हैं, और उसका गुड हैंड राइटिंग नहीं लिख पाते। गाजीपुर से सर्च स्टोरी के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट।